नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2022 विधानसभा नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। लेकिन जब 2017 में सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, चाहे वो विकास का वादा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या फिर सुरक्षा को लेकर हो। बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे कितने जमीनी हकीकत पर यहाँ पर खरे उतरे हैं, इसको हम जानेंगे। अलग अलग जिले से हमारे साथ थोड़ी देर में रिपोर्टर जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है उत्तर प्रदेश की, कितना उत्तर प्रदेश बदला है। इन आपको बताते चले कि 4.5 सालों में कितना उत्तर प्रदेश बदला है, कितना बदलाव हुआ है। जिस तरीके से विकास के वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, गड्ढा मुक्त सड़कों से लेकर कई तरीके के वादे किए गए थे, वो कितनी जमीनी हकीकत सही होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से सरकार यहाँ पर तबादला एक्सप्रेस चला रही है, इसको लेकर यहाँ पर कानून व्यवस्था में कितना सुधार हो रहा है, ये भी हम जानेंगे। कितनी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। तो साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष के यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है और इसके साथ ही यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो हम जमीनी हकीकत जानेंगे आज की। विकास जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो धरातल पर कितने सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की बात की गई थी सरकार की तरफ से, क्या हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदली है, ये हम जानेंगे। क्योंकि थोड़ी देर में हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर जुड़ेंगे। एटा से जुड़ेंगे हमारे साथ, और इसके साथ भानु सिंह चंदेल उन्नाव से जुड़ेंगे, और लखनऊ से रोहित दीक्षित हमारे साथ कुछ ही देर में लाइव जुड़ने वाले हैं। इनसे हम जानेंगे कि कितना बदलाव हुआ है योगी सरकार में, कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त हुई है। तो फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बताते चले कि परिचय आपका करा दें। हमारे साथ उन्नाव से भानु सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, और लखनऊ से हमारे साथ सीधा रोहित दीक्षित जुड़ गए हैं, और इसी के साथ एटा से देवेंद्र हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से सीधा रोहित दीक्षित जुड़े हुए हैं। रोहित, जब सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, जनता को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए, और जिसके बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार को जनता ने चुना। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वादे किए थे, विकास हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे पर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, वो वादे कितने जमीनी हकीकत पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद गुंडा राज खत्म करने की तो पूरी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा के जो और स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम उन्होंने वादे किए, चाहे सड़क गड्ढा मुक्त हो या फिर बेटी की सुरक्षा को लेकर हो, ये सब जो वादे हैं ये सारे 2022 का चुनाव आने वाला है और फिर इस तरह के झूठे वादे होंगे, और ये वादे जो है पूरी तरीके से खोखले हैं। आपको बताते चले कि आज भी जो है दहेज के लिए बेटियां प्रताड़ित की जाती हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आज भी और घंटे आज भी जो है पूरी तरीके से नहीं बंद हुए हैं, सड़क गड्ढा पे सड़कें नहीं बन पाई हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो है गुंडा राज खत्म किया है, सिर्फ भाषण से भाषण देती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कार्यरत पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं वो कार्य करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चाहे जितना तबादला कर दें अधिकारियों का, लेकिन जब दिल में हमारे बैठा है कि नहीं हमको काम नहीं करना है तो हम काम कैसे करेंगे, अधिकारी ये सोचकर जो है काम रोहित, जिस तरीके से तबादला एक्सप्रेस चलाई जा रही, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये तबादला एक्सप्रेस चलाई जा रही है, अधिकारियों का इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है, इससे क्या ये जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, ये कितनी बदलेगी? सुधार आएगा क्या? जी, आपको बता दें कि बात करें अगर कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था जो है वो ना तो महिलाओं के लिए कारगर हो रहा है, कारगर साबित हो रहा है। आपको बताते हैं कि महिलाओं को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, कहीं इनको आग से जला दिया जाता है, तो कहीं इनके साथ बलात्कार हो जाता है।
ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब शांत रहते हैं। तबादला करने से काम नहीं चलेगा, उनको कड़े निर्देश दिए जाएं। जो अधिकारियों पे ट्रांसफर होते हैं, तबादला एक्सप्रेस होता है, तबादला एक्सप्रेस की गाड़ी चला दी जाती है कि तबादला कर दिया गया, उन्हें भोपाल भेज दिया गया, उन्हें मध्य प्रदेश भेज दिया गया, तो उन्हें अलीगढ़ भेज दिया गया, तो उनको भेजने से काम नहीं चलेगा। उनके साथ बैठकर मीटिंग करें, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, महिलाओं के साथ जो दहेज घटना हो रही है उसको कैसे रोका जाए, जो महिलाओं को घर से उनके पति निकाल रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, ये एक सवाल है। लेकिन रोहित, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई तरीके की मुहिम भी चलाई गई है। महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कई जगह किया गया है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई जागरूकता के लिए कई तरीके का अभियान चलाए गए हैं। महिलाओं को यहाँ पर पुलिस थाने में बुलाकर, पुलिस लाइन में बुलाकर कई तरीके की टिप्स भी दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर आना कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा सवाल खड़ा होता अपने आप में। एक बहुत बड़ा सवाल है, बना दे या फिर तमाम वादे कर दें, वो सारे वादे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे लखनऊ या फिर अन्य कोई जिला हो, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश की जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला डेस्क बनाने के आदेश कर दिए, जहाँ पर महिला डेस्क भी बने, लेकिन महिला डेस्क में जो है महिला कर्मचारी ऐसे तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है। ठीक है। अब भानु, जिस तरीके से तबादला एक्सप्रेस चलाई जा रही, इससे क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल सत्यम, बहुत सही पूछा आपने। तबादला एक्सप्रेस से क्या तस्वीर बदलेगी उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश तस्वीर बदले या न बदले, लेकिन राजनीतिक तस्वीर जरूर बदलेगी। साथ साथ उन अधिकारियों की खूबसूरती, उनकी तस्वीर जरूर बदलेगी जो तबादला चाहते हैं और विभाग को या तबादला किए जाते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व हो या फिर वो या अन्य विभाग हो। लेकिन सरकार को यह देखना पड़ेगा कि तबादला से काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से आप कहते हैं कि भाषण से काम नहीं चलने वाला, धरातल पे काम करना पड़ेगा, तो उसी तरह तबादला से काम नहीं चलने वाला। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है किसी भी अधिकारी का अगर तबादला करते हैं, उसका स्थानांतरण आप करते हैं, तो उसकी जगह पे वही उसी विभाग का इसी पोजीशन का अधिकारी लाएंगे ना, तो स्वाभाविक अगर पहले वाला अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे, तबादला करने की जरूरत ही नहीं। लोग कुर्सी बैठ करके अपनी जेब भरने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं दूर भागते हैं। जब अपनी फजीयत होते देखते हैं तब उस मामले में खाना पूर्ति कर देते हैं। इसलिए लगातार तबादला पहले भी चलाया गया, चाहे योगी सरकार रही या सपा सरकार रही या कांग्रेस सरकार रही हो, बसपा रही हो, लेकिन तबादला फिर चलेगा। देखा जाए तो आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, लगभग 5 साल पूरे होने को है, 4.5 साल पूरे होने को है योगी सरकार के। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले MLC का चुनाव होना है। MLC चुनाव भी होना तो तबादला इसमें लाजमी। आज की डेट में 31 सैनिक SDM तबके के कई अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें उन्नाव जनपद के भी SDM प्रदीप कुमार वर्मा जो PCS है, उनका भी तबादला किया गया है, जो कि लगभग 2 साल से एक ही कुर्सी जमे हुए थे, बीच में उनका तबादला भी किया गया। लेकिन उसके बाद में अपने सत्ता के दबाव या अपने भुगतान के चलते उन्होंने तबादला रुकवा दिया था, लेकिन फिर तबादला किया गया है। सत्यम भानु, अगर बात की जाए विकास को लेकर, जिस तरीके से सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए गए जनता से कि नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पर खास तौर पर चर्चा की गई थी उस टाइम की महंगाई कम की जाएगी, और साथ ही गड्ढा मुक्त सड़कों की भी बात की जाएगी। उन्नाव में कितनी सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा मुक्त हो गई हैं? बिल्कुल, सरकार चुनाव अभी तो फिर मैं कहूँ चुनाव अभी आने वाले हैं। बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, सब अपना अपना मैनिफेस्टो पेश करेंगी। उस मैनिफेस्टो में 1-2 नहीं है, 100-150 के हिसाब से उनके मैनिफेस्टो में उनके अपने प्रबंध होंगे, उनके अपने नियम होंगे, उनकी अपनी योजनाएं होंगी। लेकिन हकीकत भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो तो सबको देखना चाहिए, जनता को अवश्य देखना चाहिए, अधिकारियों को देखना चाहिए, साथ साथ में उन सरकार का भी देखना चाहिए जो पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में सपा रह चुकी है या बसपा रह चुकी है। उनका मैनिफेस्टो देखो, कांग्रेस का भी देखो कि अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने कितना धरातल पे कार्य किया है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात रह गई तो लगभग गड्ढे तो हर जगह होते हैं। गड्ढा मुक्त सड़क को विकास तभी हो सकता है जब उस विकास की धारा को सरकार धरातल पे पहुंचाती है। उनके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जो है, जनप्रतिनिधि है, उनको बाकायदा बखूबी उस अपने पद का निर्वहन करते हुए उसको धरातल पे अच्छे से उसका निर्वहन करें, उसका विकास करें। ना कि योजना तो बन के आती है लेकिन उसमें विकास तो बाद में होता है, पहले भ्रष्टाचार वहां हो जाता है, पहले वहां परसेंटेज चलता है।
10 लाख की योजना अगर सरकार किसी काम को दी जाती है तो उसमें 2 लाख 3 लाख खाली कमीशन चला गया। तो अब सोच लीजिए कि जिससे कमीशन जाएगा, ठेकेदार काम कराएगा, तो वहाँ काम होता है 60% 40%। हाँ तो गड्ढा मुक्त कैसे होगा? ठीक है भानु, एक चीज आपको बताते चले हम यहाँ पर, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से गड्ढा मुक्त सड़कों और विकास को लेकर लगातार अपने रिपोर्टरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे साथ रोज रिपोर्टर जुड़ रहे हैं और अपने अपने जिले की जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसके बारे में लोकमंच के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं। और फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि इस खबर का संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया, जिसके बाद उन्होंने गड्ढा मुक्त करने के लिए यहां पर निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को कि समय सीमा दी है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की जाए। लेकिन सवाल ये है कि 4.5 सालों में अभी तक याद नहीं आई, अब याद आई है कि सड़कों की मरम्मत की जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक नजर आ रहा है और विपक्ष भी हमलावर है लगातार। सत्यम, जब इस वक्त में विकास होना चाहिए था तब गड्ढा मुक्त का फरमान जारी किया जा रहा है और सरकार रोना रोती है कोरोना काल का। तो कोरोना काल रहा, इसलिए कोई विकास नहीं हो पाया। कोरोना काल की आड़ में आपने अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया है, जो विपक्ष कहता है। लेकिन जनता जनार्दन का माहौल है, किसको कुर्सी पे ताज देती है, किसका यहाँ कल्याण करती है, किसको इस राजनीति से बाहर करती है, तो आने वाला 2022 का समय तय करेगा। लेकिन वही बात करें अपराध की, जैसे आपने कहा अपराध को लेकर कितना अपराध सुधरा है, अपराध कानून व्यवस्था सुधार हुआ है, अपराध को नियंत्रण कर पाना पुलिस की बस का खेल नहीं है। पुलिस कभी भी किसी भी कमेटी में किसी बाइट में नहीं कहती मैं अपराध मुक्त प्रदेश बनाऊंगा या अपराध मुक्त जिला बनाऊंगा, क्योंकि वो जानता है अपराध को संरक्षण देने वाले भी उनके आदि और साथी के ही लोग होते हैं, तब अपराधी जाकर गठजोड़ में अपराध पैदा होता है, वो जानते हैं। क्योंकि अगर अपराध नहीं होगा तो सरकार का विकास नहीं होगा, मुद्दे नहीं होंगे, उनके पास काम करने तरीके नहीं होंगे, उनके जनप्रतिनिधि कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन पुरुष की बात करूं तो महिलाओं के अपराध को लेकर अक्सर बात की जाती है। सबसे मामले में देखा होगा, हम सब देखते आ रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आज नहीं 70 सालों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है, लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिए बात नहीं की जाती है। क्या पुरुष अपराध सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, चाहे उसके बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे दहेज प्रथा हो या अन्य कई प्रकार के अपराध होते हैं, क्या वही अपराध होते हैं? पुरुष की हत्या की जाती है, उनको मुकदमे लिखे जाते हैं, फर्जी तरीके से उनको प्रेजेंट फंसाया जाता है, भेजा जाता है, महिला उनको मुकदमा लिखवाती है, तो क्या उनके लिए कानून नहीं बन सकता? अपराध भी महिलाओं पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भानु, क्या लगता है जो पुलिस है यहाँ पर अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा पा रही है? बिल्कुल, पुलिस अपना कर्तव्य अगर निभाती अच्छे से, हाँ उसमें कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको समय समय पे सम्मानित किया जाता है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो इनकी वजह से दूर भागते हैं, वो सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं कागज का कि हम महीने की 30 तारीख कब पूरी होगी, कब मेरे खाते में 80,000 का सैलरी आ जाएगा। अपने सैलरी पर नहीं भरने 80,000 से, उनको 80,000 ओवर इनकम चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। अब खुले आप लूट मचती है। अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे तो सरकार कोई भी हो, कभी भी उसको किसी भी दल का, कभी भी जनता का या किसी का भी आक्रोश का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उनके अधिकारी कर्मचारी को जाते ही सत्ता के बैठे मुखिया को शर्मसार होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, और आज भी हुए हैं, पीछे के लोग हुए हैं और आगे भी होंगे। सत्यम, ठीक है भानु, अगर इसी चीज को जो लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं और इसी चीज को अगर कोई पत्रकार मुकेश गौतम जैसा कोई पत्रकार अगर इस खबर को प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ चौकी इंचार्ज सत्येंद्र जैसे लोग यहाँ पर मारपीट करते हैं। तो यही कहता हूँ, मैं यही पूछता हूँ जिम्मेदारों से, योगी सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से कि आपके आंख में पट्टी कान में रुई डाल के आप बैठे हैं, आपको दिखता नहीं है? देश के चौथे स्तंभ पत्रकार पर इस तरह हमले किए जाते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? पत्रकार के हित की बात करने वाला कोई नहीं है। किसी को जरूरत पड़ती है, इस देश के हर एक नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक नागरिक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सत्ता का हो, शासन का हो, अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो। जब उसकी नहीं सुनी जाती है तो क्या कहते हैं, पत्रकार को बुलाओ। ठीक उसी तरह से जब वहाँ प्रशासन या पुलिस के कंट्रोल, दंगा कंट्रोल से बाहर होते हैं तो कहते हैं यहाँ आर्मी बुलाओ, पीएससी बुलाओ, कमांडो बुलाओ। तो पत्रकार जब इस तरह से आप उसका अपना उपयोग करते हैं अपने कार्यों को लेकर के, तो क्या उसके ऊपर अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो आपको बोलने शर्म आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। कहते हो हमने निस्वार्थ सेवा करता हूँ, निस्वार्थ नहीं, आप सबसे बड़े स्वार्थी व्यक्ति होते हैं जो पत्रकारों से अपना सहयोग लेते हैं, अपने आप त्यागी बनाते हैं, अपनी खबरें चलवाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं मैंने बड़ा कार्य किया। लेकिन जब उनकी की बात आती है तो तुम दिमाग के कुत्ते की तरह पीछे बढ़ जाते हैं लोग। ठीक है, एटा से देवेंद्र हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर फेरबदल किया जा रहा है, अधिकारियों का इधर से उधर तबादला किया जा रहा है, इससे एटा की तस्वीर कितनी बदली है? तरीके से एटा में अगर बात तबादले की करें तो एटा में कई अच्छे अधिकारी आए और गए। ऐसे में जो अभी जो दौर चल रहा है कि तबादले एक्सप्रेस का, तो अगर हम बात करें तो देखते हैं कि अधिकारी सही भी आते हैं और खराब भी आते हैं। जो अधिकारी सही भी आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं ठहरने दिया जाता है। एटा में इससे पहले एक अधिकारी आए जिलाधिकारी डीएम जो विजय किरण, जिन्होंने एटा की तस्वीर मात्र 3 महीने में बदल के रख दी थी। उसको लेकर के एटा की पब्लिक की ये मंशा थी कि ऐसे अधिकारियों को कम से कम 5 साल एटा में रुकना चाहिए, जिससे कि
कि एटा की तस्वीरें बदल जाएं। तब से लेकर आज तक एटा में कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया है जिससे कि जो निचले अधिकारी होते हैं उनको लगाम लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो तबादला एक्सप्रेस है, आप मान के चलिए TPS अधिकारियों का तबादला चल रहा है, IAS अधिकारियों का तबादला चल रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो चुनाव नजदीक है उनको सरकार ये लगी है कि कहाँ पर कौन सा अधिकारी सही लग रहा है, कहाँ पर कौन सा अधिकारी गलत है, उसका इधर से उधर किया जाए। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था में जो लॉ एंड ऑर्डर जो पिछली सरकारें थी, जो बसपा सरकार को आप लेके चलिए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर होता है तो यहाँ बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को देखने के बाद कहीं पर भी कोई अपराध नहीं कम हो रहा है, न कहीं कोई कहीं पर वहाँ पर अंकुश लगाया सके, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देवेंद्र, चलो ये तो आपने कानून व्यवस्था की बात बता दी कि कितनी चुस्त दुरुस्त वहां की पुलिस है एटा की, लेकिन जब सरकार आती है, अभी चुनाव आने वाले हैं 2022 के, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हर पार्टी कर रही है बाहर निकल करके हम ऐसा करा देंगे, हम रोजगार दे देंगे, हम पूरा यूपी चमका देंगे, तस्वीर ही बदल देंगे। लेकिन हम 4.5 साल की बात करेंगे कि 4.5 साल में तुम्हारा एटा जो है, अपना एटा, वो कितना चमचमा गया है? क्या सड़कें बिल्कुल चमक रही हैं एटा की? जब बीजेपी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास। अगर हम अभी की फिलहाल की बात करें एटा में, तो कई ऐसे रोड ऐसे हैं जहां पर बंदा पैदल निकलने के लिए जो परेशानी होती है, और जो वाहन होते हैं वो जाम भी लगे रहते हैं। और एटा में सिविल लाइन का काम चल रहा है फिलहाल, जो लगभग पूरे 4 साल होने को आ गए, कहीं भी सिविल लाइन का काम पूरा नहीं है, जिसको लेकर के जाम जैसी स्थिति देखी जा सकती है। और आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अगर सड़कों की बात करें तो बदहाल सड़कें पड़ी हुई हैं, जो कि गड्ढा मुक्त अभियान पहले भी चलाया गया था और फिलहाल भी ऐसे सुनने में आ रहा है, लेकिन कहीं पर एटा की कोई भी तस्वीरें कोई साफ सुथरी नहीं दिखाई दे रही है। स्थिति पहले थी उससे ज्यादा खराब होती हुई। ठीक है भानु, चलिए रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य महकमे की, अभी कोरोना काल आया, दूसरी लहर में तबाही मची थी, इधर से उधर लोग भाग रहे थे, गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर को मारामारी थी, दवाइयों की मारामारी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी चल रही थी। लेकिन अब वायरल बुखार ने दस्तक दे दी है, उसमें कानपुर और साथ ही लखनऊ भी इसमें इंक्लूड है। कानपुर में भी कई मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके साथ ही लखनऊ में भी इसके मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, और कई लोगों की कानपुर में मौत भी हो चुकी है इससे पहले, क्योंकि लगातार हम वायरल बुखार को लेकर भी लगातार लाइव ले रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों में क्या कुछ इसके कितने मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है इस समय? जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो कितना चौकन्ना दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जाकर मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं अस्पतालों का, इस दौरान बड़े बड़े आदेश देते, वहां पर जो भी अधिकारी होते हैं जिनके कंधों पर इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है, उनको आदेश देते हैं, उन आदेशों की कितनी यहाँ पर पालन किया जा रहा है लखनऊ में? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है सरकार अथक प्रयास तो करती है, लेकिन अस्पतालों में सुविधाएं होने के बाद जो है मैन पावर की कमी हो जाती है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों में, कई अस्पताल सरकारी अस्पताल हैं जो जिला अस्पताल के नाम से घोषित है, उन अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधाएं करवाई हैं, लेकिन वेंटिलेटर अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। 100 से अधिक वेंटिलेटर जो है लखनऊ में शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में मैन पावर की सबसे बड़ी कमी है। मैन पावर नहीं होगा तो वेंटिलेटर शुरू नहीं होगा, और वेंटिलेटर नहीं शुरू होगा तो मरीज का भर्ती होना भी जायज नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब चाहे हेड इंजरी का पेशेंट हो, या फिर कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, या फिर पल्मोनरी का पेशेंट हो, फेफड़ा से संबंधित पेशेंट, या फिर जो जिनका मैंने अभी नाम बताया है, इन पेशेंटों को यदि दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन से रिकवर नहीं हो पाता है, तो इन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। तो वेंटिलेटर पर डालने के लिए जब मरीज वहां अस्पताल पहुंचता है तो वेंटिलेटर की शुरुआत ही नहीं होती, क्योंकि वो वहां पर चलाने वाला ही कोई नहीं है। तो ऐसे में जब उनको भटकना पड़ता है इधर से उधर, दुगने दाम जो है प्राइवेट अस्पतालों में देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जब जाते हैं दुगने दाम उनको देने पड़ते हैं, और उसके बाद लापरवाही के चलते उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर के अभाव से दम तोड़ती जो सांसें हैं वो उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या हो गई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, PGI और लोहिया संस्थान में वेंटिलेटर की तमाम सुविधाएं। बात करें कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सजग है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं लोग, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए जहां पर किए गए, चाहे सरकारी अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर जिला अस्पताल हो, वैक्सीन के लिए वहां लोगों की लंबी लाइनें हैं। जितने स्लॉट बुक करेंगे उतनी
उतना वैक्सीन लगेगा उतने लोगों को। अब 1000 से ज्यादा लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, सुबह 6 बजे से लोग लगाए रहते हैं लाइनें, लेकिन वैक्सीन सिर्फ 600। ऐसे में किसको वैक्सीन लगे किसको नहीं लगे, सरकार तो अपना वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैक्सीन लगने से लोग वंचित हो रहे हैं। जी, ऐसे साफ तौर पर बात करने वाली है कि उत्तर प्रदेश की योगी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए जो उनके अधिकारी हैं वो चुस्त हैं। जी ठीक है। अब भानु एक बात बताइए, जिस टाइम सरकार आई थी क्राइम को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, योगी आदित्यनाथ खुद भाषण देते थे, ये बोलते थे कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, यानी कि राज्य छोड़कर चले जाएं। कितना भाई अपराध कम हो गया और कितने अपराधी राज्य छोड़कर चले गए? आए दिन तो मर्डर, हत्या, रेप की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल सत्य, मैंने पहले ही बात कही कि प्रशासन लाख प्रयास कर ले, अपराध का अंकुश नहीं लगा सकता। लेकिन जिस समय योगी सरकार आई थी, सत्ता में आई थी, योगी जिस तरह उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ है, गोरखधाम के निवासी सांसद भी रहे, उनकी कार्यशैली पे कभी कोई सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि उनकी कार्यशैली हमेशा निष्पक्ष रही है और निडर रही है। और मुख्यमंत्री के पद पर भी उन्होंने वो फरमान जारी किए, वो आदेश जारी किए, उन्होंने वो करके दिखाया जो अब तक की सरकारों को करने की हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि अपराधी है तो अपराध छोड़ दे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। उसके साथ साथ में ये भी हुआ था कि अपराधी ठोक दिए जाए या तो फिर ठोक दो। ठोक दिए राजनीति में हमारा एक ताजा मामला उदाहरण दे दिया आपको, तो बिकरू कांड हमारा है विकास दुबे कानपुर का, उसको ठोकने के चक्कर में उल्टा उसने पुलिस वालों को ठोक दिया, उनको भारी पड़ गया, लेकिन आखिरी में गाड़ी पलटा दी गई, पलटी नहीं पलटा दी गई, जो भी राजपक्ष के लोगों ने उसको अपना तूल पकड़ाया दिया, उस मामले को कहा बोला ठीक है, लेकिन अपराध पर अंकुश तो लगा, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों पर जो भूमाफिया थे और गलत तरीके से मनी चार्जिंग करते थे, अब घर से पैसा अर्ज करते थे, प्रॉपर्टी काम करते थे, बड़े स्तर सरकार को चकमा देते थे, जो पॉलिटिकल नेताओं के साथ में मिल करके मोटी रकम कमाते थे, उन पर उन्होंने अंकुश लगाने का प्रयास किया। मुख्तार अंसारी रहे हो, बड़े बड़े डॉन उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न हुए हैं, आज भी हैं, जेल के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दरअसल की बात, कानून व्यवस्था की शुरुआत की जाती है सरकार शासन के दफ्तर से, जानकारी ले लेते हैं। भानु समय थोड़ा कम है, देवेंद्र से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र, अगर एटा की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की खास तौर पर, क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, इसको लेकर कितना तैयार है अस्पताल? देवेंद्र जी, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि डेंगू चल रहा है इस समय, वायरल फीवर चल रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार नजर आ रहा है? एटा में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो प्रशासन है वो बराबर दावे करते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो हर एक जन तक पहुंचनी चाहिए, और गांव तक भी इस बीमारी का जो लंबा जो आंकड़ा है वो फैलता हुआ जा रहा है, लोग इससे ग्रसित हैं। और जो एक बात कहीं यहाँ ये भी सामने आता है कि जो जिला अस्पताल में जो दवाई हैं वो पर्याप्त मात्रा में आती है शासन से, लेकिन कहीं कहीं मरीज को इन दवाओं का भी अभाव देखा जाता है, जहाँ मरीज और जो परेशान है, और जो चेकअप की बात करें तो चेकअप भी नहीं उनसे टाइम से मिल पाते हैं, जिसको लेकर के मरीज को या तो फिर प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है या वहाँ ऐसी लंबी बीमारी से और जूझना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा एटा में जब अगर हम बात करें जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल की फिलहाल की स्थिति और एटा में जो स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज भी मिला है, जहाँ पर ऐसी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जो एटा के जो लोग हैं वो बड़े शहरों में जाते थे, उनको इन बड़े शहरों में न जाने के बजाय एटा में ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी पूरी तरह से कोई अभी न कोई इलाज है, ना वहाँ पर लोगों को जो आना जाना है, जो जिस तरीके की वो सारी चीजें अभी कोई सारी रोक लगी हुई पड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका भी, और रोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही उन्नाव से हमारे साथ भानु जुड़े थे। भानु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम चीज़ें साझा करने के लिए कि किस तरीके से उन्नाव में कानून व्यवस्था है, किस तरीके से पुलिस वहाँ पर काम कर रही है। इसके साथ ही विकास के जो वादे किए गए थे कितने धरातल पर उतरे हैं, क्योंकि विकास के सरकार की तरफ से कई तरीके के वादे किए गए थे, वो वादे कितने धरातल पर उतरे हैं वो हमने जाना हर रिपोर्टर से। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तबादला एक्सप्रेस जो है वो बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि क्राइम पर कितना यहाँ पर लगाम लग पाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।